हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दो सैम्पल पेपर जनरली मेरे पास हैं। देखिए, एक है आपका एडुकार्ड का सैम्पल पेपर, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपके क्या हैं, एक सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर होगा, 10 सेल्फ सैम्पल पेपर्स होंगे और 2 सेल्फ खुद से करने के लिए सैम्पल पेपर है। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके एडुकार्ड के हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम करेंगे एग्ज़ाम आइडिया के सैम्पल पेपर। आफ्टर दैट हम क्या कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम ओसवाल के सैम्पल पेपर सॉल्व करें। तो मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाने हैं इन दोनों से ही। अब देखिए, इसमें सीबीएसई सैम्पल पेपर तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद 5 सॉल्व इन्होंने सॉल्व दे रखे, 10 इन्होंने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए दे रखे। तो हम कोशिश करेंगे कि हो जितना सैम्पल पेपर हो सके, पहले फिजिक्स का, आफ्टर दैट मैथ के जितने पेपर हो सकते हैं उतने हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडुकार्ड, सबसे पहले एडुकार्ड से। तो एडुकार्ड में हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें देखिए, मैं थोड़ा पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा, एडुकार्ड ने काफ़ी अच्छा ब्लूप्रिंट और सब कुछ तैयार कर रखा है। तो मैं इसका आपको फ्रंट पेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या है जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, आप चाहे तो खुद भी खरीद सकते हैं एडुकार्ड की। तो टाइम मैनेजमेंट इन्होंने और कुछ टॉपर्स के टिप्स आपको यहाँ पे बताए हैं और कुछ सम स्पेशल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैप्स, आपके शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब एक टाइप का समझ लीजिए। अगर क्यों आपको क्यों रिवीजन करना है तो उसके लिए इन्होंने एक चार्ट जैसा बना रखा है। और साथ साथ में इन्होंने क्या कर रखा है, टॉपर्स के आंसर लिख रखे हैं। देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम टाइम में आपने किस तरह से आंसर लिखने हैं और कैसे आपको ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। क्योंकि देखिए, सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं लिखेगा, बट टॉपर उनमें से कुछ ही निकलेंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सेम सिलेबस, सेम कोर्स हम बच्चे पढ़ रहे हैं सबके सब। देखिए, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, बट सब नहीं टॉपर है ना। तो क्यों है वो बच्चे टॉपर क्यों हैं और आप पीछे क्यों रह जाते हैं? तो उसके एवेल्यूशन के लिए यहाँ पे टॉपर्स की प्रॉपर इन्होंने फोटो खींच के आंसर शीट की यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 सैम्पल पेपर्स इन्होंने दे रखे हैं। आफ्टर दैट सेल्फ असिस्टमेंट के लिए इन्होंने 9, 10, 11 मतलब 3 सैम्पल पेपर इन्होंने सेल्फ असिस्टेंट के लिए, आपके खुद के लिए असेसमेंट के लिए दे रखे हैं। चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार कर रखा है। तो ब्लूप्रिंट में इन्होंने क्या दिया है, देखिए सबसे पहले तो देखिए एमसीक्यू सेक्शन ए में जो एमसीक्यू है, यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं, ठीक है। एमसीक्यू कितने आने, 15 मार्क्स के। उसमें 3 मार्क्स के आपका क्या है, 1 मार्क्स के असर्शन एंड रीजन। टोटल सेक्शन ए कितना हो गया, 18 मार्क्स का, और एवरी क्वेश्चन इज कंटेन 1 मार्क्स, ठीक है। एवरी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कंटेन करता है। तो चाहे गलत हो या सही हो, सेक्शन ए आपको करके ही आना है। नॉर्मली यहाँ पर देखिए, जो असर्शन और रीजन वाला पार्ट है, ये आपको प्रॉब्लमेटिक रहता है। इसमें भी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है 2 ऑप्शंस में होती है, आपका ऑप्शन ए और बी में। और ऑप्शन ए और बी में क्यों होता है, जिस बच्चे ने पढ़ा भी होता है उसके लिए भी ये डाउटफुल रहता है कि दोनों ही अगर ट्रू कंडीशंस होती हैं तो ये रीज़न पहचानना मुश्किल होता है कि जो रीज़न यहाँ पर है वो करेक्ट है नहीं है, कोई एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। बाकी जिसने तैयारी कर रखी है वो एक चीज़ तो समझ जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। जिसने पढ़ा ही नहीं है उसके लिए दिक्कत होती है कि उसको चारों ही ऑप्शन समझ में नहीं आती, फिर वो आपको तुक्का लगाता है। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। दिक्कत आती है उसके अगले स्टेप में, जहां पे आपको पहचानना होता है इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस और नॉट, ठीक है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। तो चलिए, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, डिटेल से बातें करेंगे जब ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी में, इसके बाद हम सेक्शन बी की बातें करेंगे, जहां पे हमें देखिए 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 7 क्वेश्चन में 7 के 7 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें चॉइस भी होगी, इंटरनल चॉइस भी होगी, और 2 मार्क्स के होंगे, मतलब 14 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी भी इस बार देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग ट्रिकी रहते हैं क्वेश्चंस, पर आप सॉल्व कर लेंगे अगर 1-2 बार आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। चलिए, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे 5 मार्क्स के होंगे, और ये नॉर्मली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही बनते हैं जो डायरेक्ट आते हैं। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे, डेरिवेशन प्लस इंक्लूड होगा एक क्वेश्चन डेरिवेशन से रिलेटेड। नाउ इसके बाद आता है आपके सेक्शन ई। सेक्शन ई में 2 आपके केस स्टडी
देखने को मिलती है, जो हर केस स्टडी आपकी 14 मार्क्स की होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समराइज पैटर्न कि हमें कैसे कैसे करने हैं, किस किस तरह से आएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की। तो इसके फ्रंट पेज में देखिए व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इन्होंने समझा दिया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है, ज्यादा नहीं। चलिए अब बात करते हैं किस यूनिट से कितने मार्क्स आने वाले हैं एक ब्लूप्रिंट की। तो देखिए ये ब्लूप्रिंट सब में कॉमन रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 16 मार्क्स का आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपका 16 मार्क्स का आने वाला है। फर्स्ट 2 यूनिट्स आपकी कितने मार्क्स की होगी, 16 मार्क्स की। आफ्टर दैट मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट कितने मार्क्स की होगी, 17। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स इंक्लूडेड कितना हो गया, 18। तो इसमें से समझ लीजिए लगभग आपका 5 मार्क्स का आपका वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो गया और 13 मार्क्स का यहाँ पे ऑप्टिक्स से आएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटॉमिक न्यूक्लियस से आपके 12 मार्क्स हो गए। और इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 7 मार्क्स। और इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल हो गए आपके 30 मार्क्स। नॉर्मली इसमें प्रैक्टिकल्स में आपका क्या रहेगा, 2 आपके नॉर्मली आपके जो प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे वो 8 प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे स्कूल में, प्लस उसके साथ साथ 6 एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, जिस 8 प्रैक्टिकल्स में से 2 प्रैक्टिकल आपको अपने वाइवा के टाइम में प्रिपेयर करने होंगे। साथ ही साथ एक एक्टिविटी भी इस बार इंक्लूड कर दी गई है, वो भी आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेल्फ इवेल्यूएशन चार्ट इन्होंने दे रखा है, इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेलिंग से बात नहीं करनी है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखिए इन्होंने क्या किया है, एक चार्ट टाइप का बना दिया। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रॉपर एक चार्ट बना रखा है। ये जस्ट रिमेंबर, मतलब खुद को, मतलब जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए है, बाकी इसको आप डिटेलिंग के लिए नहीं देंगे। जैसे आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने चैप्टर का नेम दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर आपको अपनी बुक में खोलना है, जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं, जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स या वो खोल लें, या बुक्स जो भी आप यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम कूलाम्स का लॉ देखेंगे। अब कूलाम्स के लॉ की डिटेलिंग यहां से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्विक रिवीजन दिया है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे छोटा छोटा दे देगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चेंज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सीधे सीधे छोटा छोटा इन्होंने कूलाम्स लॉ एक्सप्लेन कर दिया है। कूलाम्स लॉ से ही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया यहाँ से। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे 2 चार्ज कैसे मर्जअप होते हैं उसके बारे में बता दिया। 2 चार्जों से मिलके जो नया चार्ज कैसे बनता है उसकी डिटेलिंग हो गई। देखिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ऐसे न्यू चार्ज जो बनेगा रिजल्टेंट उसका क्या होगा वो बता दिया है। इसके बाद देखिए कूलाम्स लॉ से ही आपका क्या कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे क्वांटाइजेशन को भी आपने अपने वहां से पढ़ना है, Q इक्वल्स टू एनी जो प्रॉपर्टी होती है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपने अपना डिटेलिंग में पढ़ने के लिए अपनी हेल्पिंग बुक या नोट्स से ही पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ उसने जो टॉपिक्स दिए हैं, तो इन टॉपिक्स का आप यूज कीजिए। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फिर उसको अपने कॉपी से पढ़िए। नॉर्मली इसने कोई डेरिवेशन नहीं दिया है, क्विक रिवीजन के लिए चार्ट आपको दे रखा है, पहले मैं आपको बता दूं। इसके बाद इसने दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको यहाँ पे बता दिया है, एप्सिलॉन नॉट। सीधे इसका कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अगेन अपनी बुक का यूज करना है। अब आता है आपका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। बेसिक प्रॉपर्टीज आप 10th में भी पढ़ के आए हैं कि एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कट करेंगी तो वहां पे 2 डायमेंशन हो जाएंगी, 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आपकी डेंसिटी आ गई। 3 टाइप की डेंसिटी हमने पढ़ी थी, 4 डेंसिटी 3 टाइप की होती है, एक वॉल्यूम, सरफेस और लाइन। लाइन में आपको Q/L कर देना है, वॉल्यूम में Q/A सिग्मा से रिप्रेजेंट होती है, एंड रो से आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q/V हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे चार्ट में देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या स्टडी करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या होता है कि आपके किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया से। इसका फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे, phi इक्वल्स टू E.ds। प्रॉपर यहाँ पे आपको गॉस थ्योरम भी यहाँ पे दे रखी है। गॉस थ्योरम क्या कहती है आपकी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज जो कंटेन करेगी आपकी सरफेस उससे। तो यहाँ पे भी उसका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। इसके एप्लीकेशन जो है आपने जाके डिटेलिंग में अपनी बुक से पढ़ने। ठीक,
अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन के दो पार्ट यहाँ पे रहेंगे जो आपने पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं, इस बार कट गए हैं मैक्सिमम। तो एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट का पढ़ना है और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का पढ़ना है। और भी एप्लीकेशंस थे, उन्हें नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है अप टू डेट। तो यही दो वाले आपको नॉर्मली देख के जाने हैं, इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, यही डेरिवेशन आपके आने के चांसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल हमें पता है, अगर अपोजिटली चार्ज आपके एक सिस्टम क्रिएट करे तो उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अपनी कन्वेनियंस के लिए हम क्या लिखते हैं, पी डायपोल को रिप्रेजेंट करता है Q इंटू 2L। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वन वर्ड में कभी कभी पूछ देता है, व्हाट इज डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, मतलब इसमें 4 आपको ऑप्शन दे देगा। वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पता होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ऑन अ डायपोल आपको पता है, किसी नॉर्मली कपलिंग फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं जो एक साथ दो डायरेक्शंस में लगता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, आप अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव से पहले डायपोल क्रिएट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो वहां पे आपको याद होगा कि दो डायरेक्शंस में, एक पॉजिटिव में और नेगेटिव जो चार्ज होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में दो फोर्स लगते थे जो उसको रोटेट करने की कोशिश करते थे। तो यहां से जो डायपोल आता है P क्रॉस E, तो यहां से PE साइन थीटा आ जाता है। मैक्सिमम कंडीशन के लिए ये क्या हो जाएगा 1, तो PE, और मिनिमम कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा 0, तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी दो कंडीशन बनती है, एक एक्सियल की और एक इक्वेटोरियल लाइंस की बनती है। अगर एक्सियल वाले पॉइंट में देखना है तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखते हैं तो 1/4π 2QR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट आता था। अगर ये शॉर्ट डायपोल है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, L इज वेरी स्मॉल टू R, तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या हो जाएगी, L बहुत छोटा हो जाएगा, नीचे R की पावर 4 आ जाएगा, एक R से R कैंसिल आउट, तो देन रिजल्टेंट शॉर्ट डायपोल के लिए आ जाएगा 1/4πε0 2p/r³। तो ये शॉर्ट में दे रखा है, आपको अपने नोट्स लेके बैठना है। ठीक है, ऐसे हम बाकी इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ द डाइपोल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल पोजीशन, आपने ये पढ़ रखा है। इसका सीधे डेरिवेशन क्या आता है, सेम देखिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए यहाँ पे वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव की पावर 3/2, और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्यूब। तो अब देखिए जो लास्ट रिजल्ट आपका यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 इंक्लूड होता है, बस इतना याद रखिएगा। एक्सियल के लिए 2 इंक्लूड रहता है, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं रहता है। लास्ट में आप गड़बड़ कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे नहीं भी हो रहा है तो आप लास्ट में रिजल्ट या इसके याद रखिए, और लास्ट में जैसे भी आप करते हैं लास्ट में आंसर ये लिख के आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, इसके बाद हम सेकंड वीडियो में देखेंगे कि दूसरे चैप्टर का रिवीजन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है, देखिए इसमें टॉपर्स का आपका लगा रखा है। तो नॉर्मली हमें पता चलता है अ सेल इज इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कैन सप्लाई मैक्सिमम करंट व्हेन, कब सप्लाई करेगा मैक्सिमम करंट, जब R की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब रेजिस्टेंस जब आपका बिल्कुल लोएस्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑन दैट कंडीशन आपकी करंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम। सिंपल, हमें समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड along parallel to each other, the electron will, ये 1 आपका मार्क्स दे रखा है, इलेक्ट्रॉन विल बी, देखिए मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ सर्कल, मूव इन अ स्टेशनरी, मूव इन अ हेलिकल पाथ। तो नॉर्मली यहाँ पे बच्चे हेलिकल पाथ लगाते हैं, यहाँ पे क्या है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, देखिए जब हमें पता है, आप समझिए एक पार्टिकल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब यहाँ पे अप्लाई हो रखे हैं यूनिफॉर्म। अब बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज होता है मैं ये भी बता देता हूँ, सर्कुलर पाथ कहीं कहीं पे सर्कल लगा के आता है, क्यों लगा के आता है, जब वहां पे खाली मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑन दैट कंडीशन आपका सर्कुलर पाथ आता है। इनसाइड और आउटसाइड वाली कंडीशन आपने पढ़ रखी होगी। इसके बाद आता है आपका जब दोनों परपेंडिकुलर हैं, देखिए इन दोनों परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, कब करती है डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट वाला शायद कॉन्सेप्ट इस बार हट गया है, फिर भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज नहीं होता है। कैपेसिटर में आपने देख रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट हमने देखी थी, पढ़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट इक्विलिब्रियम इन अ पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, तो नेट करंट क्या होगा एट इक्विलिब्रियम इन अ पीएन जंक्शन डायोड, तो 0, नो चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन, तो हमें पता चला है कि 0 होगा, सॉरी
जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, जब आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड अपोजिट होंगी। ये ड्रिफ्ट करंट आपकी क्या है, ड्रिफ्ट करंट होती है जो चार्ज आपका है कितने टाइम बाद आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, जब आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स किसी पीएन जंक्शन में लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए जब पी साइड एन साइड की तरफ को मूव करता है और एन साइड पी साइड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को जब डिफ्यूज कर रहे होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन। नॉर्मल इक्विलिब्रियम हमें समझ में आता है, जब ये और ड्रिफ्ट करंट इक्वल होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन टू न्यूक्लियाई ए इज लेस देन 10 फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई, देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। अब देखिए यहां पे जब वो साथ साथ आएंगे, एक इसको देखिए इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दो भाई बहन हैं या दो बहनें हैं स्पेशली, अगर वो साथ साथ रहती हैं तो वो क्या करेंगी, ज्यादा लड़ेंगी। अगर उनको एक ही रूम में डाल दिया जाए तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना, तो वो ज्यादा लड़ेंगी तो इंक्रीज होंगी। तो एक सॉरी फॉर जोक मार रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, बट ये जब साथ साथ में आएंगी तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वहीं अगर दूर दूर जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होंगी, जब इनको साथ रखना मुश्किल होता है। ठीक है, पेरेंट्स के लिए अगर ऐसा समझ लीजिए, अगर आपके भाई बहन है, आप दोनों को साथ रखना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप सेम चीज के लिए या किसी अननेसेसरी चीज के लिए लड़ जाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। दैट्स इट, थैंक यू बच्चों। चलिए अगली लेक्चर में देखते हैं बाकी का, और नेक्स्ट चैप्टर की थोड़ा समराइज करेंगे। ओके।